नमस्कार। मुख्यमंत्री अभ्युदय कोचिंग योजना के अंतर्गत आप सबका स्वागत है। आज हम थर्मोडायनेमिक्स का लेक्चर 5 स्टार्ट करेंगे, लेकिन लेक्चर 5 स्टार्ट करने से पहले हम लेक्चर 3 को रिवाइज करना चाहते हैं। लेक्चर 3 का जो लास्ट पोर्शन था उसको रिवाइज करना चाहते हैं, जिससे कि लेक्चर 4 और 5 में कोऑर्डिनेशन बना रहे। देखिए, पिछले टर्म पे हम लोगों ने जो डिस्कशन किया था वो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स किया था। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का मैथमेटिकल फार्मूलेशन हम लोगों ने डिराइव किया था और हमने कहा था कि डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। हमने ये कहा था कि डेल्टा यू चेंज इन इंटरनल एनर्जी है और यहाँ पर क्यू मैंने ये बताया था कि अगर किसी सिस्टम क्यू अमाउंट ऑफ हीट जो एब्जॉर्ब है, अगर ये वर्क डन बाय द सिस्टम होता है तो इसको हम निगेटिव लेते हैं। अगर हीट निकलती है तो क्यू की वैल्यू निगेटिव होती है और वर्क डन ऑन द सिस्टम होता है तो डब्ल्यू की वैल्यू पॉजिटिव होती है। तो इस तरीके से पिछले टर्न पर हम लोगों ने यह चीज़ डिस्कस किया था, ये फिगर डिस्कस किया था। आज हम इसी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का एप्लीकेशन देखेंगे तमाम डिफरेंट प्रोसेसेस के लिए, जैसे आइसोथर्मल के लिए, एडियाबेटिक के लिए, साइक्लिक के लिए, आइसोकोरिक के लिए, आइसोबेरिक के लिए, तमाम अलग अलग डिफरेंट प्रोसेस के लिए। चूँकि कंपटीशन में चाहे वो IIT JEE हो, चाहे PGT का एग्ज़ाम हो, उसमें ज़रूर यह पूछा गया है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अगर आइसोबेरिक प्रोसेस के लिए अप्लाई किया जाए, एडियाबेटिक के लिए अप्लाई किया जाए तो यह रिड्यूस होकर के कौन सा फॉर्म लेगा। तो देखिए भाई, हमने पिछले टर्म पर पढ़ा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का मैथमेटिकल फार्मूलेशन, जो कि डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू होता है। यहाँ पर ध्यान रखने की बात है कि डब्ल्यू मैंने बताया था, यही लड़का कन्फ्यूज करता है अपने आप को, ये वर्क इन्वॉल्वड है। अब वर्क इन्वॉल्व इन द प्रोसेस, अगर वर्क डन बाय द सिस्टम होगा तो निगेटिव होगा, और अगर वर्क डन, यहाँ पर दो बातें मैंने बताई थी कि अगर वर्क डन बाय द सिस्टम होगा तो वर्क की वैल्यू निगेटिव होगी, वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा तो डब्ल्यू की वैल्यू पॉजिटिव होगी। ओके, तो यहाँ पर देखिए, सिंस वी नो, नोट में लिखिए, आज का लेक्चर यहाँ से स्टार्ट करिए। सिंस हम जानते हैं फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, ये हम लोग जानते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, जैसा कि मैंने पिछले टर्म पे बताया था कि ये क्या है, डेल्टा, यहाँ पर क्यू क्या है, पाथ फंक्शन है, और डब्ल्यू भी क्या है, पाथ फंक्शन है। तो ये बताइए कि क्यू की वैल्यू, क्यू पाथ फंक्शन है, डब्ल्यू भी पाथ फंक्शन है, तो यहाँ पर डेल्टा यू क्या होगा? डेल्टा यू आपको होना चाहिए, जो कि दिख रहा है कि दो पाथ फंक्शन का जो समेशन है, जो सम है, उसको भी पाथ होना चाहिए। लेकिन विद्यार्थियों, इसको ध्यान रखना है, हमारे स्टूडेंट्स जो देख रहे हैं वीडियो को, कि डेल्टा यू स्टेट फंक्शन है। मैं ऑलरेडी इस चीज़ को डिस्कस कर भी चुका हूँ। तो यहाँ पर याद ये रखना है, कभी कभी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि क्यू पाथ फंक्शन है, डब्ल्यू पाथ फंक्शन है, दोनों का समेशन क्या पाथ फंक्शन होगा? तो आपका जवाब होगा कि डेल्टा यू होगा। डेल्टा यू पाथ फंक्शन नहीं है, डेल्टा यू स्टेट फंक्शन है। तो इस तरीके से दो पाथ फंक्शन का समेशन, यह आवश्यक नहीं है कि पाथ ही हो, वह स्टेट भी हो सकता है। स्टेट फंक्शन वो फंक्शन होते हैं कि जो केवल प्रोसेस के इनिशियल और फाइनल स्टेट पर डिपेंड करते हैं, पाथ पर डिपेंड नहीं करते। लेकिन पाथ फंक्शन ऐसे फंक्शन होते हैं जो पाथ पर निर्भर करते हैं, किस रास्ते से, किस मार्ग से प्रोसेस को प्रोसीड कराया गया है, वो इस बात पर निर्भर करते हैं। तो अब हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को तमाम डिफरेंट प्रोसेसेस के लिए अप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट नंबर पे जो प्रोसेस है उसका नाम है आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस, तो आप हेडिंग डाल दीजिए। तो हेडिंग ये है कि सम यूजफुल फार्मूला, सम, यहाँ पर इसको सम यूजफुल फार्मूला बेस्ड अपॉन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, हेडिंग डाल दीजिए, सम यूजफुल फार्मूला, सम यूजफुल फार्मूला बेस्ड अपॉन, सम यूजफुल फार्मूला बेस्ड अपॉन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की मदद से
फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की मदद से हम आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए, एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए, तो पहला आप हेडिंग डालिए फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस। तो देखिए भाई, कोई नई बात नहीं है कि आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स किस फॉर्म को लेगा, कैसे रिड्यूस होगा, उसको डिस्कस करेंगे। तो आइसोथर्मल प्रोसेस मैंने बताया था, वह प्रोसेस होता है जिसमें टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। तो डेल्टा टी की वैल्यू मैंने बताया था, टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, तो डेल्टा टी इज इक्वल टू 0। और अगर डेल्टा टी की वैल्यू 0 हो गई, यहाँ पे ये इक्वल है, डेल्टा टी इज इक्वल टू 0। और मैंने पिछले टर्म पर बताया था सी बी इज इक्वल टू होता है डेल यू अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम बी। हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू डेल यू इंटरनल एनर्जी में चेंज अपॉन टेम्परेचर में चेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो अगर हम इसको डी यू ले लें तो डी यू अपॉन डी यू इज इक्वल टू, यहाँ बताइए, सी बी इज इक्वल टू डेल यू अपॉन डेल टी कांस्टेंट वॉल्यूम। तो डी यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी बी में मल्टीप्लीकेशन होगा डी टी का, तो डी यू इज इक्वल टू सी बी डी टी, डी यू इज इक्वल टू सी बी इंटू डी टी। यही दो चीज़ें हैं। अब ये बताइए, इसको मैं डेल्टा के फॉर्म में लिख सकता हूँ, चूंकि डी रिप्रेजेंट करता है स्मॉल चेन, डेल्टा रिप्रेजेंट करता है लॉन्ग चेन। डेल्टा यू इज इक्वल टू सी बी डेल्टा टी। तो ये बताइए डेल्टा टी, ये डेल्टा टी है ना, इसकी वैल्यू क्या है आइसोथर्मल के लिए, 0। तो डेल्टा यू इज इक्वल टू क्या हो गया, 0। तो याद रखना है भाई कि आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए डेल्टा यू की वैल्यू 0 होती है। यह नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यह जेई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और यह पीजीटी के जो एग्जाम होते हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। डेल्टा यू किसके लिए 0 होता है, तो डेल्टा यू इज इक्वल टू 0 फॉर द आइसोथर्मल प्रोसेस। इसके बाद अब हमको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, यहाँ पर आपने लिखा है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का कुछ एप्लीकेशन है। तो फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हम क्या जानते हैं, फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्लू। तो ये बताइए डेल्टा यू की वैल्यू क्या आपने निकाला, 0, 0, तो यहाँ पर रख सकते हैं 0 इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्लू। अगर आप क्यू को इधर ट्रांसफर कर लें तो क्यू बराबर माइनस डब्लू, क्यू इज इक्वल टू माइनस डब्लू। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि देखिए वर्क की वैल्यू क्या है, निगेटिव। तो जो भी हीट एब्जॉर्ब कर रहा है सिस्टम के द्वारा हीट जो एब्जॉर्ब की जा रही है, क्यू की वैल्यू पॉजिटिव है, वो क्या कर रहा है, वो वर्क कर रहा है। क्या कर रहा है, वर्क डन निगेटिव हो रहा है। तो इसका मतलब कि आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए कांस्टेंट टेम्परेचर पर अगर किसी सिस्टम को हीट दिया जाए तो वह सिस्टम वर्क करेगा, वर्क डन बाय द सिस्टम होगा। नेगेटिव साइन यह रिप्रेजेंट करता है कि वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम। यहाँ पर आप एक चीज़ यह भी लिख सकते हैं कि हीट गिवन टू द सिस्टम इज यूज्ड बाय द गैस टू वर्क डन, या इज यूज्ड बाय द सिस्टम टू परफॉर्म वर्क। तो यहाँ पर हीट एब्जॉर्ब, यहाँ पर नोट करके हम लोग लिख सकते हैं, नीचे नोट करके लिखिए कि दैट इज हीट फॉर द आइसोथर्मल प्रोसेस। यहाँ पर देखिए भाई क्या रिलेशन आया, Q इज इक्वल टू माइनस डब्लू। Q क्या है, हीट एब्जॉर्ब है, और वर्क W के बिफोर माइनस लगा है, इसका मतलब वर्क डन बाय द सिस्टम। इसका मतलब जो भी हीट सिस्टम को दी जा रही है, मान लीजिए कोई सिस्टम है, इसको Q अमाउंट ऑफ हीट दी जा रही है, तो यह पूरी की पूरी हीट क्या करेगी, वर्क डन करने में कंज्यूम हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं, नोट में यही लिखेंगे कि फॉर द आइसोथर्मल प्रोसेस, फॉर द आइसोथर्मल प्रोसेस, फॉर द आइसोथर्मल प्रोसेस हीट एब्जॉर्ब ABSORBD, for the isothermal process heat absorbed, for the isothermal process heat absorbed is used for doing work, वर्क करने के लिए यह हीट यूज की जाती है। इसके बाद अब आप हेडिंग डाल दीजिए सेकेंड नंबर पे। तो भाई आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए दो बातें हम लोगों को याद रखनी है। पहली बात तो ये है, हम लोगों को पहली बात ये याद रखनी है कि डेल्टा यू की वैल्यू 0 होती है, 0 होती है फॉर द आइसोथर्मल प्रोसेस।
दूसरे नंबर पर Q इज इक्वल टू माइनस डब्लू होता है। देखिए जब आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, हो सकता है ये आपको याद ना हो, लेकिन डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्लू तो हमेशा याद रहना चाहिए। और जैसे आइसोथर्मल कहेगा आप इस डेरिवेशन को लेते हुए डेल्टा यू, नहीं वहाँ करने की आवश्यकता नहीं है। आपके दिमाग में ये हमेशा ये होना चाहिए कि आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए डेल्टा यू की वैल्यू 0, और अगर कोई पूछे कि क्यों होता है तो आप इस तरीके से डेराइव करके बता देंगे कि डेल्टा यू की वैल्यू यहाँ 0 है, 0 है। और जब आप फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अप्लाई करेंगे तो डेल्टा यू की वैल्यू 0 करते हुए Q इज इक्वल टू माइनस डब्लू करके आप बता देंगे कि जो भी हीट सिस्टम को दी जा रही है आइसोथर्मल कंडीशन में, वह पूरी की पूरी हीट, वह पूरी की पूरी उष्मा वर्क परफॉर्म करने में कंज्यूम हो जा रही है। तो इस तरीके से एक प्रोसेस हम लोगों ने डिस्कस किया। अब सेकंड नंबर पे आइडियाबैटिक प्रोसेस, सेकंड नंबर पे हेडिंग डाल दीजिए आइडियाबैटिक प्रोसेस। और मैं आपको बता चुका हूं कि आइडियाबैटिक प्रोसेस ऐसे प्रोसेस होते हैं जिसमें सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में कोई हीट का एक्सचेंज नहीं होता है। देयर इज नो हीट एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग फॉर द आइडियाबैटिक प्रोसेस, तो एक चीज हम लोगों को सेकंड स्टेप है, सेकंड प्रोसेस है आइडियाबैटिक प्रोसेस। आइडियाबैटिक प्रोसेस जैसे हम नाम लेंगे वैसे आपके दिमाग में बात आनी चाहिए कि Q की वैल्यू 0 होगी, Q की वैल्यू 0 होगी। ओके, तो हेडिंग डालिए आइडियाबैटिक प्रोसेस। सेकंड आइडियाबैटिक प्रोसेस, ADIABATIC, आइडियाबैटिक प्रोसेस वो प्रोसेस होते हैं कि Q की वैल्यू क्या होती है भाई 0, या dQ की वैल्यू क्या होगी 0 होगी। तो फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, चूंकि इसी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को मुझे देखना है कि ये आइडियाबैटिक प्रोसेस के लिए किस फॉर्म में अपने आप को रिड्यूस करता है। फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्लू। तो ये बताइए यहाँ पर Q की वैल्यू क्या है 0 है ना, dQ की वैल्यू क्या है 0, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं डेल्टा यू इज इक्वल टू 0 प्लस डब्लू, ये लिख सकते हैं ना। तो हमारे पास आया डेल्टा यू इज इक्वल टू डब्लू, डेल्टा यू इज इक्वल टू डब्लू। इसका मतलब ये हुआ कि वर्क डन ऑन द सिस्टम, वर्क डन, देखिए यहाँ W के जो साइन है डेल्टा यू इक्वल टू डब्लू, तो यहाँ पर प्लस माना जाएगा ना, तो R करके हम लिख सकते हैं कि W इज इक्वल टू डेल्टा यू, ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको मैंने इधर ट्रांसफर कर लिया, इसको इधर ट्रांसफर कर लिया, तो W के बिफोर क्या लगा पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ वर्क डन ऑन द सिस्टम। यहाँ पर क्या है भाई, यहाँ W की वैल्यू पॉजिटिव है, यहाँ की वैल्यू क्या है पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वर्क डन ऑन द सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम। सिस्टम मान लीजिए कि हमारे पास कोई सिस्टम है और इस सिस्टम पर मैं वर्क कर रहा हूँ, तो सिस्टम पर मैं वर्क करूँगा तो जितना वर्क हो रहा है वो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करने में कंज्यूम हो जाएगी। तो जितना भी आप वर्क कर रहे हैं वो हीट कहाँ जा रही, वो जो आप वर्क कर रहे हैं वर्क क्या काम कर रहा है, इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी। तो आप लिख सकते हैं कि वर्क डन ऑन द सिस्टम ब्रिंग्स अबाउट एन इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी फॉर द आइडियाबैटिक प्रोसेस। तो कोई आइडियाबैटिक प्रोसेस है तो Q की वैल्यू 0, Q की वैल्यू 0, और जब Q की वैल्यू 0 हो जाएगी तो डेल्टा यू इक्वल टू W आएगा। इसका मतलब कि वर्क डन ऑन द सिस्टम ना, इट मीन्स कि वर्क डन ऑन द सिस्टम brings about the increase in internal energy, increase in internal energy of the system,
इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करने में, उसको बढ़ाने में सारा कार्य किया जाएगा। तो दिस इज द समराइजेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉर द एडियाबेटिक प्रोसेस। तो जो एडियाबेटिक प्रोसेस हैं उनके लिए फाइनली आपने Q की वैल्यू 0 देखा, दूसरे नंबर पर W इज इक्वल टू डेल्टा U देखा। तो आप ये कह सकते हैं कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की मदद से हमें बता सकते हैं कि कोई एडियाबेटिक प्रोसेस है, तो एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए उस सिस्टम पर जो भी कार्य किया जाएगा उसकी इंटरनल एनर्जी में इंक्रीज होगा। इंटरनल एनर्जी का मतलब सिस्टम के अंदर जितने टाइप की एनर्जी स्टोर्ड रहती है। तो अब नेक्स्ट थर्ड नंबर पे साइक्लिक प्रोसेस, CYCLIC साइक्लिक प्रोसेस। तो साइक्लिक प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस होता है, मैंने आपको बताया था कि साइक्लिक प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस होता है कि जो डिफरेंट स्टेट से होते हुए अपने इनिशियल स्टेट में आए, A से B पर जाए, B से C पर जाए और C से D पर जाए और D से पुनः वापस। तो ये प्रोसेस क्या है भाई? साइक्लिक प्रोसेस है। कौन सा प्रोसेस है? साइक्लिक प्रोसेस। तो हम साइक्लिक प्रोसेस के लिए आपको बता चुके हैं। जिस दिन मैंने शुरुआत किया था मैंने कहा था कि साइक्लिक प्रोसेस, जब मैं पढ़ा रहा था कि टाइप्स ऑफ प्रोसेस, जिसमें मैंने एडियाबेटिक, आइसोथर्मल, आइसोबेरिक, आइसोकोरिक, इजेंथैल्पिक प्रोसेस बताया था, मैंने वहाँ साइक्लिक प्रोसेस भी बताया था और इसकी दो कैरेक्टरिस्टिक भी आपको बताई थी। मैंने कहा था कि डेल्टा U और डेल्टा H की वैल्यू 0 होती है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि फॉर द साइक्लिक प्रोसेस, पुरानी बात है, फॉर द साइक्लिक प्रोसेस डेल्टा U इज इक्वल टू 0 एंड डेल्टा H इज इक्वल टू 0। डेल्टा U इज इक्वल टू 0 एंड डेल्टा H इज इक्वल टू 0, ये आप लोगों को याद रखना है। तो देखिए भाई, फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W। तो डेल्टा U, ये फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तो डेल्टा U की वैल्यू 0 इज इक्वल टू Q प्लस W। तो ये बताइए, हम इधर Q इज इक्वल टू माइनस W, इसको मैंने ट्रांसफर कर लिया इधर, तो ये Q आया, ये इधर जब ट्रांसफर किया माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया। तो Q इज इक्वल टू माइनस W। देखिए भाई, यहाँ पर क्या है? प्लस है, तो इसका मतलब हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम इज यूज्ड टू वर्क डन। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम फॉर साइक्लिक प्रोसेस इज यूज्ड वर्क डन बाय द सिस्टम। यहां पर निगेटिव होने का मतलब वर्क डन बाय द इज यूज्ड टू परफॉर्म वर्क करने के लिए यूज किया जाता है, साइक्लिक प्रोसेस की विशेषता है। तो Q इज इक्वल टू माइनस W। ये याद रखना है कि साइक्लिक प्रोसेस के लिए डेल्टा U और डेल्टा H दोनों बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको नोट कर लीजिए। किसी भी कंपटीशन में पूछा जा सकता है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग विच इज़ ट्रू, निम्नलिखित में से क्या सही है फॉर द साइक्लिक प्रोसेस। तो आपको टिक ये करना है कि डेल्टा U और डेल्टा H दोनों 0 होते हैं। लेकिन अगर ये पूछे कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कैसे रिड्यूस होता है, तो आप Q इज इक्वल टू माइनस W बताएंगे। Q इज इक्वल टू माइनस W का मतलब ये होता है कि हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम यूज किया जाता है पूरी की पूरी हीट वर्क परफॉर्म करने में। और अब नेक्स्ट है आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसो माने सेम, कोरिक माने वॉल्यूम। तो नेक्स्ट लिखिए, थर्ड के बाद फोर्थ नंबर पे आइसोकोरिक प्रोसेस।
आइसोकोरिक प्रोसेस। ओके, तो आइसोकोरिक प्रोसेस, तो फॉर द आइसोकोरिक प्रोसेस, फॉर द आइसोकोरिक प्रोसेस, देखिए भाई आइसोकोरिक प्रोसेस का मतलब वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। मैंने आपको बताया था, फिर से मैं बता दे रहा हूं कि आइसो प्लस कोरिक, आइसो का मतलब क्या होता है सेम, और कोरिक का मतलब क्या होता है वॉल्यूम। तो एक ऐसा प्रोसेस जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट रहे उसको हम क्या, फॉर द आइसोकोरिक प्रोसेस वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट का मतलब डेल्टा वी की वैल्यू क्या होती है, शून्य होती है, जीरो होती है। अगर फर्स्ट लॉ को हम लोग अप्लाई करें, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को अप्लाई करें तो कैसे अप्लाई होगा, तो लिखिए फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्लू, और डब्लू डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू। अच्छा ये बताइए, मैंने बताया था एक्सपेंशन वर्क, तो डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस पी इंटू डेल्टा वी। तो चूंकि यहाँ पर सिंस डेल्टा वी की वैल्यू क्या है, डेल्टा वी नियरली इक्वल टू, डेल्टा वी की वैल्यू नियरली क्या है, शून्य है वो, डेल्टा वी इज इक्वल टू जीरो, डेल्टा वी इज इक्वल टू जीरो, तो डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू। और क्या कांस्टेंट है, वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट का मतलब नियत है और ये स्थिर है। तो यहाँ पर आप क्यू वी लिख सकते हैं, तो आर करके आप लिख सकते हैं, इसको इधर मैंने ट्रांसफर किया तो क्यू वी इज इक्वल टू डेल्टा यू, क्यू वी इज इक्वल टू डेल्टा यू। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन है। क्यू वी इज इक्वल टू डेल्टा यू, इसका मतलब हीट एब्जॉर्ब एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज यूज्ड टू इंक्रीज द इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी के इंक्रीज करने में अगर हीट एब्जॉर्ब हो कांस्टेंट वॉल्यूम पर तो टोटल हीट यूज की जाती है उसके इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने में। तो हम लोग लिख सकते हैं हियर, यहाँ पर आप आराम से लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं कि हीट एब्जॉर्ब ए बी एस ओ आर बी ई डी, हीट एब्जॉर्ब एट कांस्टेंट वॉल्यूम, हीट एब्जॉर्ब एट कांस्टेंट वॉल्यूम is used to increase its internal energy, to increase its internal energy। तो कोई सिस्टम है, आइसोकोरिक प्रोसेस है, आइसोकोरिक प्रोसेस का मतलब वॉल्यूम उसमें कांस्टेंट है, और अगर हीट एब्जॉर्ब किया जाए तो पूरी की पूरी हीट उसकी इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करने में कंज्यूम हो जाती है। तो भाई इस तरीके से हम लोगों ने आइसोकोरिक पढ़ा, और इसके बाद 5वें नंबर पर हम लोग पढ़ेंगे आइसोबेरिक प्रोसेस। आइसोबेरिक, आइसो माने सेम, बेरिक माने प्रेशर। तो एक ऐसा प्रोसेस जिसमें प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट इज नोन एज आइसोबेरिक प्रोसेस। तो आप फिफ्थ नंबर पे कौन सा प्रोसेस है, आइसोबेरिक प्रोसेस, ISOBARIC, आइसोबेरिक प्रोसेस। आइसोबेरिक प्रोसेस का मतलब कि एक ऐसा प्रोसेस, एक ऐसा प्रक्रम जिसमें प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट, जिसमें दाब हमेशा नियत रहे, कांस्टेंट रहे, उसको हम आइसोबेरिक प्रोसेस कहते हैं। तो यहाँ पर आप लिखिए कि फॉर आइसोबेरिक प्रोसेस, फॉर आइसोबेरिक प्रोसेस डेल्टा पी इज इक्वल टू जीरो। मतलब कि जो प्रेशर में चेंज होता है, वो प्रेशर में चेंज होता है वो शून्य होता है। तो देखिए भाई आइसोबेरिक प्रोसेस समझने के लिए कांस्टेंट, आइसोबेरिक प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट डेल्टा पी की वैल्यू, मैंने माना कि यह कोई एक सिस्टम है, मैंने माना कि यह कोई सिस्टम है, इसका वॉल्यूम क्या है, इसका वॉल्यूम V1 है, और
ये कांस्टेंट प्रेशर के अगेंस्ट में एक्सपेंड कर रहा है, तो ये सिस्टम एक्सपेंड किया तो इसका वॉल्यूम क्या हो गया, इसका वॉल्यूम V2 हो गया। यहाँ से यहाँ आने में सिस्टम ने कार्य किया, यहाँ पे एक्सटर्नल प्रेशर P एक्सटर्नल हमने मान लिया कि P, और ये कांस्टेंट है। ये कोई सिस्टम है, सिस्टम एक्सपेंड किया, जब ये एक्सपेंड किया तो कुछ ना कुछ वर्क करेगा, वर्क डन होगा। तो वर्क डन कितना होगा, W इक्वल टू माइनस पी इंटू डेल्टा वी। मैंने आपको बताया था कि यह एक्सपेंशन वर्क होगा, जब मैंने टाइप ऑफ वर्क आपको बताया था तो मैंने बताया था कि यह एक्सपेंशन वर्क होगा। तो एक्सपेंशन वर्क W इक्वल टू पी इंटू डेल्टा वी। अगर यहाँ मैं लिखूँ, यहाँ पर मैं आप लोग इस फिगर को बनाइएगा कि यह कोई सिस्टम है, इसका वॉल्यूम V1 है और वर्क डन करेगा, एक्सपेंड हो रही है गैस, यहाँ पर लिखिएगा एक्सपेंशन। गैस अगर एक्सपेंड हो रही है तो उसका वॉल्यूम इंक्रीज होगा। यहाँ पर इसका वॉल्यूम VOLUME, इसका वॉल्यूम क्या है जी, V2 है, और एक्सपेंड हो रहा है अगेंस्ट ए कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर, और उसका नाम है P, उसकी वैल्यू है P। तो ये बताइए कि फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, बोलिए, डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W। फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W। तो ये बताइए हमारे पास जो वर्क है उसकी वैल्यू क्या है, माइनस पी इंटू डेल्टा वी। डेल्टा U इज इक्वल टू Q और यहाँ पर प्लस W की वैल्यू माइनस पी इंटू डेल्टा वी। ये एक्सपेंशन वर्क है। आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन योर क्लास, हमने जो फर्स्ट या सेकेंड लेक्चर था थर्मोडायनेमिक्स का उसमें मैंने डिस्कस किया है इस चीज़ को। तो यहाँ पर डेल्टा U इज इक्वल टू Q माइनस पी इंटू डेल्टा वी। डेल्टा यहाँ पर डेल्टा U इज इक्वल टू Q माइनस पी इंटू डेल्टा वी। तो ये बताइए अगर हम इस Q को ट्रांसफ़र करें इस Q को, तो यहाँ पर देखिए अगर हम इसको ट्रांसफ़र करें तो ये वैल्यू, ये P इंटू डेल्टा वी इधर ट्रांसफ़र हो जाएगा ना, इधर ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो ये Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P इंटू डेल्टा वी, ऐसे लिख सकते हैं ना भाई। इस Q को देखिए मैं फिर से लिख देता हूँ, ये माइनस P इंटू डेल्टा वी, इसको इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो डेल्टा U प्लस P इंटू डेल्टा वी इज इक्वल टू क्या हुआ, Q। इस Q को इधर ट्रांसफ़र कर लें, इस पूरी क्वांटिटी को राइट साइड में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P इंटू डेल्टा वी। तो Q इज इक्वल टू, इसको क्या लिख सकते हैं डेल्टा U को, U2 माइनस U1, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। सेकेंड स्टेज की इंटरनल एनर्जी U2, फर्स्ट स्टेज की इंटरनल U1 प्लस P डेल्टा V की वैल्यू क्या हो गई, V2 माइनस V1। ओके, तो Q इज इक्वल टू यहाँ पर U2 माइनस U1, यहाँ पर देखिए Q इज इक्वल टू U2 के साथ U2 माइनस U1, यहाँ पर इसको अंदर मल्टीप्लाई किया तो PV2 माइनस PV1। तो ये बताइए यहाँ पर हमारे पास आया Q इज इक्वल टू U2 के साथ हम PV2 ले सकते हैं, U2 प्लस PV2। फिर क्या, यहाँ देखिए माइनस साइन है, यहाँ भी माइनस साइन, दोनों जगहों पर हम कॉमन ले लेंगे माइनस साइन, तो क्या बचेगा, U1 प्लस PV1। तो Q इज इक्वल टू यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि H इज इक्वल टू U प्लस PV होता है। H इज इक्वल टू U प्लस PV। यहाँ पर क्या है, H क्या कहलाता है, इंथैल्पी ऑफ द सिस्टम, ENTHALPY, इंथैल्पी ऑफ द सिस्टम, एंथैल्पी ऑफ द सिस्टम। इसको हम आगे पढ़ाएंगे, लेकिन आज आप इस चीज़ को रिमेंबर कर लीजिए, याद कर लीजिए। जिन बच्चों को याद ना हो वो इसको कंठस्थ भी कर लें कि इंथैल्पी इज ए फंक्शन ऑफ U, P एंड V। तो H इज इक्वल टू U प्लस P। H इज द एंथैल्पी ऑफ द सिस्टम या हीट कंटेंट, यहाँ पे U इंटरनल एनर्जी, P प्रेशर, V वॉल्यूम। तो यहाँ पर देखिए सेकेंड स्टेट के लिए है U2 प्लस PV2, तो ये क्या हो जाएगा, H2। यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, माइनस H1 इज इक्वल टू क्या हुआ, डेल्टा H।
और इसी को आइसोबैरिक प्रोसेस के लिए तो हम कहते हैं QP इज इक्वल टू डेल्टा H, QP इज इक्वल टू डेल्टा H, QP इज इक्वल टू डेल्टा H। यहाँ पर QP इज इक्वल टू H2 माइनस H1 इज इक्वल टू डेल्टा H। तो हमारे पास भाई ये फाइनली एक चीज़ आया कि हम लोग यहाँ पर QP इज इक्वल टू डेल्टा H डिराइव कर लिए, QP इज इक्वल टू डेल्टा H। तो फाइनली वी हैव, यहाँ पर लिख सकते हैं फाइनली वी हैव, हमारे पास फाइनली क्या चीज़ आई, फाइनली वी हैव QP इज इक्वल टू, QP इज इक्वल टू मतलब कि हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर इज रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा H। तो अगर कोई कहे हीट एट कांस्टेंट प्रेशर तो आप क्या समझेंगे, डेल्टा H। एंड अभी अभी आपने पढ़ा इसके जस्ट ऊपर आइसोकोरिक प्रोसेस में QV इज इक्वल टू क्या पढ़ा आपने, डेल्टा U। ये दोनों क्वांटिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों को याद रखना है कि हीट एब्जॉर्ब्ड एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू डेल्टा U, हीट एब्जॉर्ब्ड एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू डेल्टा H। तो हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, अगर कोई कहे कि हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, और यहाँ पर हम लिख सकते हैं हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। कांस्टेंट प्रेशर पर जो हीट है उसको हम डेल्टा एच से, कांस्टेंट वॉल्यूम पर जो हीट है उसको हम डेल्टा U से रिप्रेजेंट करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंटरनल एनर्जी का चेंज QV है, एंथैल्पी का चेंज QP है। तो इस तरीके से हमारे पास हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर, हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, दोनों को याद रखना है कि QP अगर कहीं पर QP लिखा रहे तो वो QH होता है। तो हमारे पास यही चीज़ आई कि अगर कहीं पर QP लिखा रहे तो वो डेल्टा H होता है, कहीं पर QV लिखा रहे तो डेल्टा U होता है। इन दोनों बातों को याद रखना है। QP का मतलब हीट ऑफ द रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर, QV का मतलब होता है हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम। इन दोनों बातों को याद रखना है। और इसके बीच में आज हम लोगों ने डिस्कस कर लिया कि QP और QV क्या होते हैं। तो आपने कहा कि सर जो QP है वो हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर है, उसकी वैल्यू डेल्टा H के बराबर होती है। QV जो होता है वो हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम है, उसकी वैल्यू डेल्टा U के बराबर होती है। तो इस तरीके से QP और QV दोनों हीट है, लेकिन एक कांस्टेंट प्रेशर पर है, एक कांस्टेंट वॉल्यूम पर है। तो जो कांस्टेंट प्रेशर पर है उसको हम डेल्टा H से लिखते हैं, और जो कांस्टेंट वॉल्यूम पर है उसको हम लोग डेल्टा U से मेंशन करते हैं, लिखते हैं। तो इस तरीके से भाइयों, मेरे प्यारे बच्चों, अब बारी आ गई है कि ये जो QP और QV है दोनों के बीच में क्या संबंध होता है। कई बार इस पर न्यूमेरिकल आए, कई बार इस पर IIT में, JEE में, PGT में कि कोई एक रिएक्शन दे देगा, उस रिएक्शन के लिए QP और QV में रिलेशन पूछेगा। अभी लेटेस्ट जो एग्जाम हुए थे उनमें ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो अब आप छोटी हेडिंग डाल दीजिए, रिलेशन बिटवीन, हेडिंग डाल दीजिए रिलेशन बिटवीन QP एंड QV, रिलेशन बिटवीन QP एंड QV, रिलेशन बिटवीन QP एंड QV। QP क्या है, हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर, QV क्या, हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो अभी अभी मैंने आपको बताया कि एंथैल्पी क्या होता है, सिंस वी नो दैट, अभी अभी मैंने आपको बताया सिंस वी नो दैट H इज इक्वल टू U प्लस P। अभी अभी आपको बताया कि एंथैल्पी जो हीट कंटेंट इन अ सिस्टम है दैट इज ए फंक्शन ऑफ इंटरनल एनर्जी प्लस P इंटू V का। अगर हम डेल्टा H लिखें, कई देखिए PGT 2011 का प्रश्न है, यही प्रश्न था, PGT 2011 का प्रश्न है
ये नीट में भी एक बार पूछा गया, ये नीट में भी पूछा गया। तो डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P इंटू डेल्टा V। इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं R करके, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P इंटू डेल्टा V। डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P इंटू डेल्टा V। तो ये बताइए कि डेल्टा H क्या है। अभी मैंने आपको बताया है, डेल्टा H आपने कहा था कि सर ये QP है, और डेल्टा U को आपने क्या बताया था, QV है, और ये क्या है, P इंटू डेल्टा V ना, इस यही वर्क डन है, तो P इंटू डेल्टा V। तो इस तरीके से रिलेशन आ गया, रिलेशन बिटवीन QP एंड QV। हम फार्मूला जानते हैं, P इंटू डेल्टा V इज इक्वल टू, ये डिराइव होता है इससे, PV बराबर nRT होता है आइडियल गैस के लिए, आप सब जानते हैं। इसी से ये डिराइव होता है फार्मूला, P इंटू डेल्टा V इज इक्वल टू डेल्टा NG माने गैस RT। P इंटू डेल्टा V की जगह, P इंटू डेल्टा V के स्थान पर हम लोग डेल्टा NG RT लिख सकते हैं, बहुत आसानी से लिख सकते हैं। तो इसका मतलब QP इज इक्वल टू QV प्लस डेल्टा NG, G माने गैस, केवल गैस के मोलों की संख्या हम लोगों को कंसीडर करनी है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन फॉर नीट एंड जेई, वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशंस फॉर नीट एंड जेई। नीट और जेई के लिए यह बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट संबंध है, इसको याद रखिएगा। हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर, हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो हियर यहाँ पर एक एक चीज मेंशन कर लिया जाए। QP क्या है, हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर, हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर। QV क्या है, हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम। डेल्टा NG याद रखना है, डेल्टा NG कोई नई बात नहीं है। जब हमने केमिकल काइनेटिक्स, केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ाया था, तो उस समय जब मैंने केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था Kp इज इक्वल टू KC RT की पावर डेल्टा N, और यहाँ पर डेल्टा N क्या था, G लगाया था मैंने। डेल्टा NG प्रोडक्ट में गैस के मोलों की संख्या माइनस रिएक्टेंट में गैस के मोलों की संख्या। तो डेल्टा NG प्रोडक्ट में गैस के मोलों की संख्या माइनस रिएक्टेंट में गैस के मोलों की संख्या। ओके, तो याद रखिएगा विद्यार्थियों, मेरे प्यारे बच्चों, इसको याद रखिएगा कि डेल्टा NG का मतलब प्रोडक्ट में गैस के मोलों की संख्या माइनस रिएक्टेंट, हर जगह G है। R गैस कांस्टेंट है, गैस कांस्टेंट है। T टेम्परेचर, T इज द टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो अगर कोई आपसे पूछे कि हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर, तो आप कहेंगे सर ये QP होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए मैं बार बार बारी से इस चीज को मेंशन कर रहा हूं। हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर, हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर, तो उसको QP से लिखेंगे। हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम तो हम QV से लिखेंगे। दोनों में अगर हमको रिलेशन देखना है तो हम कहेंगे QP बराबर QV डेल्टा NG RT, QP बराबर QV डेल्टा NG RT। तो इस तरीके से अगर इस पर हम प्रश्न करें, प्रॉब्लम करें, तो हम आसानी से कर सकते हैं। तो ये बताइए कि अगर एक एग्जाम्पल हम लें इसी फार्मूले पर, हमारे पास फार्मूला आया QP इज इक्वल टू QV प्लस डेल्टा NG RT, हमारे पास ये रिलेशन है, हमारे पास ये संबंध है। तो अब इसी पर हम एक क्वेश्चन, एक नोट लिखना चाहते हैं, नोट करके या फॉर एग्जाम्पल करके कर लीजिए। फॉर एग्जाम्पल, नोट हम बाद में लिख लेंगे, लेकिन एग्जाम्पल दे रहे हैं कि A के सॉलिड, B का लिक्विड और C सॉलिड स्टेट में और D लिक्विड स्टेट में बना हुआ है। तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन QP and QV for this reaction? What is the relation between QP and QV for this reaction? तो ये बताइए कि इसके लिए हमको डेल्टा NG पहले चाहिए, क्योंकि हमारे रिलेशन में डेल्टा NG, तो डेल्टा NG इज इक्वल टू
प्रोडक्ट में गैस के मोलों की संख्या माइनस रिएक्टेंट में गैस के मोलों की संख्या, प्रोडक्ट में गैस के मोलों की संख्या माइनस रिएक्टेंट में गैस के मोलों की संख्या। तो डेल्टा Ng हमको निकालना है, चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस इन द गिवन रिएक्शन। तो प्रोडक्ट में गैस के मोलों की संख्या, ये तो सॉलिड है, ये लिक्विड है, गैस के मोलों की संख्या 0, माइनस रिएक्टेंट में गैस के मोलों की संख्या, ये देखिए सॉलिड है, ये लिक्विड है, तो 0। तो इज इक्वल टू क्या हो गया 0। तो डेल्टा Ng की वैल्यू क्या आ गई 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका सेंस ये हुआ कि अगर डेल्टा Ng की वैल्यू 0 हो गई, 0 हो गई, तो वी हैव, हमारे पास फार्मूला होता है, सिंस वी हैव QP इज इक्वल टू QV प्लस डेल्टा Ng RT, यही तो होता है हमारे पास फार्मूला। तो डेल्टा N की वैल्यू क्या हो जाएगा 0, तो QP इज इक्वल टू QV प्लस 0, ये डेल्टा N। तो इसका मतलब कि QP यहाँ पर हम लिख सकते हैं QP इज नियरली इक्वल टू QV। तो इसका मतलब ये हुआ कि यह बहुत स्पेशल कंडीशन है और इसको नोट कर लीजिए, क्यों कई बार पूछा है, मेरे सामने से ये प्रश्न गुजरा हुआ है कि फॉर द रिएक्शंस इन्वॉल्विंग ओनली सॉलिड एंड लिक्विड, ऐसी रिएक्शन जिसमें केवल सॉलिड हो, अगर हम पूरा सॉलिड कर देते तब भी डेल्टा N की वैल्यू 0 होती, अगर हम पूरा लिक्विड कर देते तब भी डेल्टा N की वैल्यू 0 होती। तो इसका मतलब ऐसी रिएक्शंस जिसमें केवल सॉलिड और लिक्विड होते हैं उनके लिए डेल्टा N की वैल्यू 0 होती है, और उन रिएक्शंस के लिए QP और QV दोनों बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये इट इज ट्रू ओनली फॉर द रिएक्शंस इन्वॉल्विंग, इट इज ट्रू, it is true, it is true for the reactions, it is true for the reactions, for the reactions involving only, involving, it is true for the reactions only involving only solid and लिक्विड कंपोनेंट्स, लिक्विड कंपोनेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई जेई का, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दूसरे भी एग्जाम में बहुत आते हैं, ये जेई का पीजीटी का बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि ऐसी रिएक्शन जिसमें सॉलिड और लिक्विड इन्वॉल्व करते हैं उसके लिए क्या रिलेशन होगा QP और QV में। तो आप लोग बहुत आसानी से कर सकते हैं कि QP और QV में ये रिलेशन होगा। तो चलिए एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ आपको, आप करके बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए कि फॉर द रिएक्शन, एक क्वेश्चन लिखिए, फॉर द रिएक्शन, फॉर द रिएक्शन, फॉर द रिएक्शन N2 गैसियस प्लस O2 गैसियस चेंज होके बना रहा है ट्वाइस NO गैसियस, N2 गैसियस प्लस O2 गैसियस, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, विच वन of the following, which of the following is true, क्या सही है, which of the following is true, क्या सही है। 4 ऑप्शन बना दीजिए, which of the following is true। तो देखिए भाई 4 ऑप्शन बना दीजिए, QP इज इक्वल टू QV प्लस 2RT, बी नंबर पे QP इज इक्वल टू QV, और सी नंबर पे QP इज इक्वल टू QV प्लस 3RT, और डी नंबर पे QV इज इक्वल टू QP प्लस 4RT। तो इसके लिए क्या सही है, 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन हम लोगों को टिक करना है। तो देखिए भाई इसको कैसे सॉल्व करना है। तो पहले QP और QV में क्या रिलेशन है, QP और QV में क्या संबंध है हम लोग उसको, तो वी नो दैट हम जानते हैं कि QP इज इक्वल टू QV प्लस डेल्टा Ng RT। तो डेल्टा Ng निकालना है, गैस के मोलों की संख्या में कितना परिवर्तन होगा उसको हम लोगों को निकालना है। तो ये बताइए गैस के मोलों की संख्या में कितना परिवर्तन होगा। तो देखा जाए रिएक्शन में, प्रोडक्ट में गैस के मोलों की संख्या माइनस रिएक्टेंट में गैस के मोलों की संख्या। तो प्रोडक्ट में गैस के मोलों की संख्या 2 माइनस रिएक्टेंट में टोटल गैस की मोलों की संख्या 1 और यहाँ क्या 1,
तो वैल्यू क्या हो गई 2 इज इक्वल टू 0, डेल्टा एन जी की वैल्यू 0, डेल्टा एन जी की वैल्यू 0। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं देयरफॉर क्यू पी इज इक्वल टू क्यू वी प्लस 0 आर टी। अगर 0 आर टी करेंगे यानी कि डेल्टा एन की वैल्यू 0, तो क्यू पी इज इक्वल टू क्यू वी, क्यू पी इज इक्वल टू क्यू वी। तो क्यू पी इज इक्वल टू क्यू वी आया। कौन सा ऑप्शन सही है भाई? क्यू पी बराबर क्यू वी कहीं है? ये ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में क्यू पी और क्यू वी दोनों बराबर हैं। इसका मतलब यह हुआ कि ऐसी रिएक्शन जिसमें सब लिक्विड हों या सब सॉलिड हों उसमें क्यू पी क्यू वी बराबर होता है, या प्रोडक्ट में गैस के मोलों की संख्या रिएक्टेंट में गैस के मोलों की संख्या बराबर हो, तो जिससे प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट इज इक्वल टू 0 हो जाए, 0 हो जाए। तो इस तरीके से हम लोगों ने आइसोथर्मल, आइसोबेरिक, एडियाबेटिक, साइक्लिक प्रोसेस सब के लिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कौन सा स्वरूप लेगा, कौन सा फॉर्म लेगा, इसको हम लोगों ने बहुत आसानी से डिस्कस किया है। और अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो रिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं, और मैंने आपको बताया था कि रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस, तो रिवर्सिबल प्रोसेस वो प्रोसेस होते हैं जो बहुत स्लोली होते हैं, जो बहुत धीरे धीरे होते हैं, लेकिन इरिवर्सिबल प्रोसेस बहुत फास्ट होते हैं। मैंने दूसरी विशेषता ये बताई थी कि रिवर्सिबल प्रोसेस में मैक्सिमम वर्क डन मिलता है और इरिवर्सिबल प्रोसेस में नेट वर्क डन मिलता है। तो रिवर्सिबल प्रोसेस अगर कहीं रिवर्सिबल आए तो इट मीन्स कि स्लो प्रोसेस होगा, चाहे वो एक्सपेंशन हो चाहे वो कंप्रेशन हो, वो प्रोसेस धीरे धीरे होगा। चाहे वो एक्सपेंड करे तो धीरे धीरे एक्सपेंड करेगा प्रोसेस, और अगर धीरे धीरे कंप्रेस भी हो सकता है। तो आप हेडिंग डाल दीजिए वर्क डन इन रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस। हेडिंग डालिए वर्क डन इन रिवर्सिबल, वर्क डन इन रिवर्सिबल, REVERSIBL, वर्क डन इन रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेसेस, PROCESSES, वर्क डन इन रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेसेस। जो रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस हैं, अब वो एक्सपेंशन भी हो सकता है, वो कंप्रेशन भी हो सकता है, वो एक्सपेंशन भी हो सकता है, वो कंप्रेशन भी हो सकता है। तो देखिए अब हम लोग बारी बारी से दोनों को डिस्कस करेंगे, रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन और रिवर्सिबल आइसोथर्मल कंप्रेशन। तो बीच से एक पार्टीशन हम लोग कर दे रहे हैं, और यहाँ पर हम लोग लेंगे रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन, रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन। आप लोग भी मेरे साथ जैसे मैं लिख रहा हूँ लिखते चलिए, रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन इस साइड में, चूँकि यहाँ पे हमने पार्टीशन किया है, यहाँ पर लिखिए रिवर्सिबल आइसोथर्मल कंप्रेशन, रिवर्सिबल आइसोथर्मल कंप्रेशन, COMPRESSION, रिवर्सिबल आइसोथर्मल कंप्रेशन, रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन, रिवर्सिबल आइसोथर्मल कंप्रेशन। तो देखिए भाई, रिवर्सिबल प्रोसेस वो प्रोसेस होते हैं कि जिसमें कोई भी प्रोसेस बहुत स्लोली होता है। तो इसको समझाने के लिए मैं आपको एक गैस का सिलेंडर लेके समझाता हूँ। तो देखिए हमारे पास इस टाइप से फिगर है कोई, यहाँ पर मैं बना लेता हूँ रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन। यहाँ पर हमारे पास कोई एक गैस का सिलेंडर है, यहाँ पर पिस्टन है हमारा, पहले एक्सपेंशन का केस है, ये पिस्टन है। पिस्टन की विशेषता है ये वेटलेस है, ये फ्रिक्शनलेस है। यहाँ पर कोई आइडियल गैस भरी गई है, यहाँ पे आइडियल गैस भरी गई है। यहाँ पे एक्सटर्नल प्रेशर हमने माना है P और अंदर का प्रेशर भी माना है P। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब बाहर का प्रेशर और अंदर का प्रेशर बराबर है तो ये क्या है, अंदर का प्रेशर और बाहर का प्रेशर गैस का बराबर एक्सटर्नल प्रेशर। तो इसका मतलब कि ये जो हमारा पिस्टन है, ये पिस्टन इक्विलिब्रियम स्टेट में रहेगा। लेकिन अगर हम बाहर के प्रेशर को थोड़ा सा कम कर दें, देखिए जब एक्सटर्नल प्रेशर और इंटरनल प्रेशर दोनों P हैं तो हमारा जो पिस्टन है वो इक्विलिब्रियम स्टेट में रहेगा, ना तो पिस्टन ऊपर की तरफ जाएगा ना तो नीचे की तरफ जाएगा। लेकिन अगर हम इस एक्सटर्नल प्रेशर को
थोड़ा सा कम कर दें तो जो P है वो P माइनस डी है, P माइनस डी, मतलब प्रेशर मैंने बहुत कम चेंज किया, बाहर का प्रेशर मैंने बहुत कम किया, तो ये पिस्टन स्लोली धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाएगा। मैंने माना सेकेंड स्टेट कि पिस्टन की सेकेंड स्टेट ये है, पिस्टन की सेकेंड स्टेट ये है। जब पहले वॉल्यूम था तो इसका वॉल्यूम V1 और सेकेंड स्टेट में जब ये गया तो इसका एक्सपेंशन के बाद तो इसका वॉल्यूम V2। यहाँ वॉल्यूम V1 है जब पहली अवस्था थी, जब एक्सपेंशन नहीं हुआ था। जब दूसरी अवस्था है जब गैस एक्सपैंड कर गई। ये हमारा पिस्टन है। पिस्टन जब एक्सटर्नल प्रेशर इंटरनल प्रेशर दोनों बराबर था तो ये इक्विलिब्रियम स्टेट में था, लेकिन जब हमने बाहर के प्रेशर को थोड़ा सा कम कर दिया, P माइनस डी कर दिया, तो ये पिस्टन धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाएगा। इसका मतलब कि ये गैस एक्सपैंड कर रही है अगेंस्ट ए कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर, और कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर वो क्या है? कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर P माइनस डी, यही तो है भाई, यही है ना। इसी प्रेशर के खिलाफ वो फैलेगी। तो इसका मतलब कि वर्क डन अगर हम निकालना चाहे तो बहुत कम होगा, तो बहुत स्लो होगा। ये प्रोसेस को कैसा होगा? बहुत स्लो प्रोसेस होगा। यहाँ कामा करके लिख लीजिए। तो DW बराबर एक्सटर्नल प्रेशर बताइए और वर्क डन बाय द सिस्टम। हमारी गैस फैल रही है और जब गैस फैलेगी तो वर्क करेगी वातावरण पे, तो माइनस ये भाई हमारे पास फार्मूला होता है ना, W इज इक्वल टू माइनस P इंटू डेल्टा V एक्सपेंशन वर्क। हम लोगों ने डेराइव किया, इसको पढ़ा भी है 4 टाइप के वर्क। तो W इज इक्वल टू P माइनस डी इंटू क्या, जो वॉल्यूम में चेंज हो रहा है उसको मैंने स्मॉल वॉल्यूम मान लिया dV। तो DW इज इक्वल टू माइनस P और यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो dV, इस P का dV से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस साइन पहले रहेगा, माइनस माइनस प्लस dP का मल्टीप्लिकेशन dV से, तो dV। ओके, देखिए भाई dP क्या है? चेंज इन वॉल्यूम। dV क्या है? चेंज इन वॉल्यूम बहुत कम है, तो इट इज नेग्लेक्टेड और इसकी वैल्यू शोन। नेग्लेक्टेड क्यों? क्योंकि दोनों बहुत कम है और दोनों का मल्टीप्लिकेशन बहुत कम हो जाए। इसका मतलब कि DW इज इक्वल टू माइनस PdV। और हम आइडियल गैस के लिए जानते हैं PV इज इक्वल टू nRT और V इज इक्वल टू nRT अपान P हम लिख सकते हैं यहाँ से। V इज इक्वल टू, या यहाँ पर P इज इक्वल टू nRT अपान V लिख सकते हैं, क्योंकि P की वैल्यू हमको पुटअप करना है। हम दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दे रहे हैं ये इस टाइप से। तो इस तरीके से हमारे पास आया इंटीग्रेशन ऑफ DW इज इक्वल टू माइनस P की वैल्यू रख दें nRT इंटीग्रेशन ऑफ अपान V और यहाँ पर क्या dV। n कांस्टेंट, R कांस्टेंट, टेम्परेचर एक निश्चित तापमान पर काम हो रहा है तो कांस्टेंट, और यहाँ पर V dV के नीचे हो जाएगा। और ये वैल्यू इंटीग्रेशन ऑफ DW इज इक्वल टू माइनस nRT इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपान V dV। ओके, यहाँ के बाद देखिए यहाँ पे V1 है और यहाँ पर क्या है? V2 है। क्योंकि पहले वॉल्यूम था V1 और जब गैस एक्सपैंड हो गई तो इसका वॉल्यूम क्या हो गया? इसका वॉल्यूम हो गया V2, इसका वॉल्यूम हो गया V2 एक्सपेंशन के बाद। तो इसीलिए मैंने इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ किया? V1 से V2 और 1 अपान V। तो मैं आपको एक फार्मूला बता दूं, जो बायो के बच्चे हमारे पास आज जुड़े हैं, तो dx इज इक्वल टू होता है ln x और 1 अपान V dV अगर कहीं लिखा है तो इसकी वैल्यू होगी ln V। अगर कहीं 1 अपान T dt लिखा हुआ है तो इसकी वैल्यू होगी ln T। कहीं पर लिखा है 1 अपान Q dQ तो इसकी वैल्यू होगी ln Q। तो यहाँ पर देखिए 1 अपान V dV है ना, तो ln V। और अगर ये यहाँ पर लोअर लिमिट Q1, यहाँ पर Q2, यहाँ पर T1, यहाँ T2, तो ये वैल्यू यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट लगा के Q1, यहाँ पर Q2, इस तरीके से T1 और T2। तो यहाँ पर DW इंटीग्रेशन एक फार्मूला और बता दे रहा हूँ कि कहीं पर dx है तो इसकी वैल्यू x, कहीं पर dw है तो इसकी वैल्यू w, कहीं पर dt है तो इसकी वैल्यू t, कहीं इंटीग्रेशन ऑफ dq है तो इसकी वैल्यू q। तो यहाँ पर बताइए इंटीग्रेशन ऑफ DW इज इक्वल टू माइनस, फिर क्या nRT, ये वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 अपान V dV, ये हो जाएगी ln V और यहाँ पर लोअर लिमिट V1 और अपर लिमिट V2। लोअर लिमिट
W इज इक्वल टू हमारे पास फार्मूला आया, ये देखिए हम यहाँ लिख रहे हैं, तो हमारे पास फार्मूला आया W इज इक्वल टू माइनस NRT, और यहाँ पर क्या ln, ये ln V है, ये V2 अपर लिमिट और V1 लोअर लिमिट। तो फार्मूला ये होता है कि अगर कहीं पर ln x और यहाँ पर x1 है, यहाँ पर क्या है x2, तो ये वैल्यू आ जाती है ln x2 अपान x1, मतलब अपर लिमिट ऊपर लोअर लिमिट नीचे। तो ln V है ना, यहाँ पे ln V, तो अपर लिमिट क्या हुआ भाई, लोअर लिमिट V1, अपर लिमिट क्या V2। तो W इज इक्वल टू फार्मूला आएगा माइनस NRT ln, और यहाँ पर क्या आ जाएगा V2 बाई V1। तो ये एक फार्मूला आपका डेरिवेशन हो गया। W इज इक्वल टू माइनस NRT ln V2 बाई V1। ध्यान रखिए भाई, यहाँ V2 है और यहाँ पर क्या है V1, कई बार ये पूछा गया है। अच्छा, ln को अगर LOG में हम कन्वर्ट करें तो हम क्या कर सकते हैं, 2.303 LOG, तो W बराबर होता है माइनस 2.303 से मल्टीप्लाई करेंगे, ln को LOG लिखेंगे, जो बेस ही है बेस 10 हो जाएगा, तो माइनस 2.303 और यहाँ पर क्या लिखें NRT, और यहाँ पर क्या लिखें log, और यहाँ पर क्या लिखें V2 बाई V1। तो एक फार्मूला ये हुआ। सारे फार्मूले को आप स्क्वायर ब्रैकेट करते चलिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, नीट और जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से W इज इक्वल टू माइनस 2.303 NRT log V2 बाई V1। अच्छा, एक फार्मूला मैं जानता हूँ P1 B1 इज इक्वल टू P2 V2। तो यहाँ अगर मैं लिखना चाहूँ B2 अपान B1 की जगह, तो यहाँ पर बताइए V2 के नीचे मैं इसको ले जा सकता हूँ, तो V2 अपान B1 इज इक्वल टू ये क्या होगा P1 अपान P2। तो ये वाला फार्मूला रिड्यूस हो सकता है, W इज इक्वल टू माइनस 2.303 NRT log, इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ P1 अपान P2। तो दिस इज द योर थर्ड फार्मूला। इन सारे फार्मूलों को स्क्वायर ब्रैकेट करिएगा, गलती मत करिएगा। V2 ज़्यादा वाला वॉल्यूम है, B1 एक्सपेंशन के पहले का वॉल्यूम है, इसका मतलब V2 इज ग्रेटर देन V1 है। तो इसका मतलब कि V2 इज ग्रेटर देन V1 है, तो ln V2 बाई V1 की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, W की वैल्यू निगेटिव आएगी। तो यहाँ पर W की वैल्यू निगेटिव का मतलब यहाँ मैक्सिमम वर्क होगा भाई, यहाँ पर रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन में ये स्लो होगा, और यहाँ पर वर्क जो होगा वो मैक्सिमम वर्क होगा, यहाँ नोट कर लीजिएगा। तो W इज इक्वल टू वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम, सिस्टम के द्वारा किया गया कार्य, और ये मैक्सिमम वर्क होगा, दैट इज द मैक्सिमम। कभी कभी पूछा है आपसे कैलकुलेट द मैक्सिमम वर्क, तो जैसे मैक्सिमम वर्क आपसे कहेगा आप समझ जाएंगे कि वर्क डन बाय द सिस्टम रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन पूछ रहा है। अब दूसरी बारी आ गई रिवर्सिबल आइसोथर्मल कंप्रेशन, रिवर्सिबल आइसोथर्मल कंप्रेशन, इसमें नेट वर्क डन मिलेगा। रिवर्सिबल आइसोथर्मल कंप्रेशन, कंप्रेशन का मतलब ये होता है कि गैस कंप्रेस की जा रही है। देखिए फिगर इसमें इस तरीके से बनेगा, यहाँ पर हमारा पिस्टन है, यहाँ पर इसका वॉल्यूम V2 है, गैस इसका प्रेशर P है, बाहर का भी प्रेशर P है। लेकिन अगर हम बाहर का प्रेशर बढ़ा दें, बाहर का प्रेशर अगर हमने बढ़ा दिया, हमने कर दिया P प्लस DP, तो यहाँ जो गैस भरी है इसका वॉल्यूम, ये जो आइडियल गैस भरी है ये घट के इसका वॉल्यूम क्या हो गया V1। तो यहाँ पर V2 ज़्यादा है, V2 इज ग्रेटर देन V1। लेकिन यहाँ पर अगर हम इस प्रेशर, यहाँ पर प्रेशर क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, यहाँ पर प्रेशर क्या होगा, कम होगा। तो V2 इज इक्वल टू यहाँ पर W डैश जो वैल्यू आती है माइनस 2.303, यहाँ डिराइव करने की आवश्यकता नहीं है। आप यहाँ कंप्रेशन का केस है, यहाँ कंप्रेशन का केस है, इसका मतलब कि ये गैस कंप्रेस हो रही है, कंप्रेस हो रही है गैस। तो W इज इक्वल टू माइनस 2.303 NRT log, वहाँ पर क्या था भाई एक्सपेंशन में V2 बाई V1 ना, यहाँ हो जाएगा V1 अपान V2। लेकिन ये ध्यान रखना है कि V2 इज ग्रेटर देन V1 है। इसको स्क्वायर ब्रैकेट करिए, इसको स्क्वायर ब्रैकेट कर लीजिए। तो यहाँ पर V2, सिंस V2 इज ग्रेटर देन V1, तो ln V2 नीचे है ना, ln V2 इज ग्रेटर देन ln V1, इस तरीके से।
यहाँ पर क्या है कि V1/V2 है, तो ये वैल्यू क्या आएगी, अगर हम लिखना चाहें कि ln V1/V2, ये वैल्यू क्या आएगी, निगेटिव। जब ये वैल्यू निगेटिव आएगी, ये वैल्यू क्या आएगी, पूरी की पूरी वैल्यू निगेटिव, और ये निगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो W डैश इज इक्वल टू 2.303, W इज इक्वल टू ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। और जब ये W डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, W डैश की वैल्यू यहाँ पे प्लस दिखाई दे रही है, तो प्लस हो रहा है, तो इसका मतलब कि कंप्रेशन हो रहा है, सिस्टम पर वर्क किया जा रहा है। इट मीन्स कि वर्क डन ऑन द सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम, सिस्टम पर किया गया कार्य। अगर हम इसको प्रेशर के टर्म में लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, W डैश इज इक्वल टू -2.303 nRT और यहाँ पर लिख सकते हैं log, यहाँ V1 है तो P2 हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास P1 V1 बराबर, हम फार्मूला जानते हैं ना, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, ये फार्मूला हम लोग जानते हैं। तो P2/P1, P2/P1, तो W डैश इज इक्वल टू -2.303 nRT log P2/P1, P2/P1। तो इस तरीके से हमारे पास दो केसेस आए। पहले केस में रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन था, यहाँ पर मैक्सिमम वर्क था, इसको आपको मेंशन करना है। यह प्रोसेस बहुत स्लो प्रोसेस है। रिवर्सिबल आइसोथर्मल कंप्रेशन है, यहाँ पर W डैश की वैल्यू -2.303 nRT log V1/V2, लेकिन ध्यान रखना है कि V2 इज ग्रेटर देन V1 है, इसलिए ln V1/V2 की वैल्यू क्या आएगी, निगेटिव। यहाँ पर देखिए ln इसकी वैल्यू क्या आएगी, निगेटिव। चूँकि V2 ज़्यादा है तो V1/V2 निगेटिव आएगा, जब ये निगेटिव आएगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो इसका मतलब वर्क डन ऑन द सिस्टम। तो इसका मतलब हमारे पास दो केस है, दोनों को ऐसे आप डिवाइड करके लिखिएगा। यहाँ वर्क डन बाय द सिस्टम होगा तो W की वैल्यू निगेटिव होगी, यहाँ वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा, वर्क डन ऑन द सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम, सिस्टम पर कार्य किया जाएगा तो W की वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी। लेकिन यहाँ दिखाई दे रहा है माइनस, ये माइनस है नहीं, क्यों, क्योंकि जैसे ही आप V2 को ज़्यादा है V1 कम है, ln V1/V2 निकालेंगे तो ये वैल्यू निगेटिव आ जाएगी, ये वैल्यू क्या आएगी, निगेटिव, और ये वैल्यू निगेटिव आएगी तो निगेटिव और निगेटिव क्या हो जाएगी, प्लस। तो इसका मतलब वर्क डन ऑन द सिस्टम। तो इस तरीके से हम लोगों ने पढ़ा कि हम लोगों ने ये चीज़ें पढ़ी कि रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन, रिवर्सिबल आइसोथर्मल कंप्रेशन। तो दो बातें याद रखिएगा कि रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन में W इज इक्वल टू -2.30 nRT log V2/V1, और यहाँ पर W डैश इज इक्वल टू -2.303 nRT log V1/V2। रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन, रिवर्सिबल आइसोथर्मल कंप्रेशन। तो ये ध्यान दीजिएगा, इसको एक बार दो बार आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये चीज़ें आपको आ जाएंगी। मैं इसको रेज कर देता हूँ। तो देखिए भाई, आज हम लोगों ने अभी फाइनली वी हैव, एक नोट करके लिखिए, एक नोट करके लिख लीजिए, फाइनली वी हैव, इसी चीज़ को फाइनली वी हैव, दो स्क्वायर ब्रैकेट हम लोग बनाएंगे, फाइनली वी हैव ऐसे दो स्क्वायर ब्रैकेट बनाएंगे। फाइनली W इज इक्वल टू -2.303 nRT log V2/V1, इसको स्क्वायर ब्रैकेट किसके लिए है, ये रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन, रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन। और इसी के नीचे लिख लीजिए W डैश इज इक्वल टू -2.303 nRT log V1/V2। ये ध्यान रखना है भाई कि यहाँ पर वर्क W की वैल्यू निगेटिव होगी, वर्क डन बाय द सिस्टम होगा, यहाँ W की वैल्यू पॉजिटिव होगी, तो ये वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा, वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम। तो इस तरीके से ये रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन था, ये रिवर्सिबल आइसोथर्मल कंप्रेशन है। ये दोनों बॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जब आप लोग रिवाइज करके जाइएगा एग्जाम में तो इसको ज़रूर पढ़ के जाइएगा। आज मैं इस लेक्चर को यहीं फिनिश करता हूँ, यहीं समाप्त करता हूँ। अगले टर्न पर जब हम लोग आएंगे तो इसके आगे स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अलविदा, नमस्कार।